नाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी नवंबर मंथ की चल रही है। तो फर्स्ट हम लोग नवंबर मंथ की जो भी टॉपिक्स है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जंप करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जनवरी मंथ की भी स्टार्ट कर दूं। तो देखिए, स्टार्ट करने से क्या होता है कि पुराने वाले लेसन्स छूट जाते, तो इट्स बेटर टू कवर प्रीवियस लेसन। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोग की एक और रिक्वेस्ट है कि वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ भी प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करूँ, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अगेन। तो इसके लिए थोड़ा सा एक वीक का टाइम दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें मैं सेटअप करके फिर आप लोग को नोटिफिकेशन जो होगा वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के साथ। देन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट एक रिपोर्ट है जो कि बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें काफ़ी कुछ पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल जो डाउन होते जा रहा है उसको कैसे हम लोग फिर से रीस्टोर कर सकते हैं और क्या रीज़न है। बहुत सारे ऐसे न्यू रीजंस बताए गए हैं, चैलेंजेस बताए गए हैं और वे फॉरवर्ड है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्टली फेच कर सकते हो। देन ग्लेशियर एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है जिसमें कि हम लोग ग्लेशियर को, जो आज की डेट में आप जानते हो कि ग्लेशियर के बारे में कभी बात किया करते थे या फिर नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोग ग्लेशियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग के द्वारा इस बार एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई है पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को लेकर इंडिया में। तो CCUS, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से इस टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि नीति आयोग के द्वारा क्या क्या काम किया गया इसमें। तो CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसका एक ही एम है कि एक अच्छे तरीके से हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके अपने देश में। तो इम्पॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का है, जो कि इमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग यहाँ पे लेकर आ सके। मीथेन इमिशन इसके पहले पढ़े थे, तो मीथेन इमिशन आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस लेसन को ज़रूर देखा कीजिए, जो कि लिंक होता है। ओके, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो गया, सल्फर इमिशन हो गया, मीथेन इमिशन हो गया, ये सारे इमिशंस को हम लोग पढ़ते हैं। मेनली अगर देखें तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? ये लॉजिक होता है कि हम लोग को जो है इमिशन को रिडक्शन करना है। जो इस तरीके से इमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग यहाँ पे फील भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन अराइज होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए मेनली हम लोग काम कर रहे हैं इमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है क्या। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पहले कार्बन को कैप्चर करना है, फिर उसको यूटिलाइज़ करना है और फिर स्टोरेज के बारे में भी समझना है। तो प्रोसेस को अगर मैं यहाँ पर आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये पावर, स्टील, सीमेंट, ये सब प्लांट है जिससे कि आप देखते हो कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ से कार्बन इमिशन होता है वहीं से हम लोग कार्बन को कैप्चर करें, फाइन, पावर से, स्टील से, सीमेंट प्लांट्स वगैरह से। तो यहाँ पे कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन भी आप लोग देख सकते हो कि या तो एक पाइपलाइन के थ्रू भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या शिप्स वगैरह की हेल्प से भी हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग कार्बन जो स्टोर किए हैं उसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन का जो यूटिलाइजेशन है वो आपको मिनरल, बायोलॉजिकल, केमिकल हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा। और स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो स्टोरेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे सी लेवल पे भी कर सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड लेवल पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, फाइन। तो यही बात है कि यहाँ पे CCUS की अगर हम लोग बात करें तो एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लू गैस और जो एटमॉस्फेयर है उससे रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल करने का मतलब है कि जैसे इमिशन हो रहा है, तो इमिशन हो रहा है, फिर उसको हम लोग कैप्चर करेंगे, कैप्चर करके फिर उसको हम लोग स्टोर करेंगे, स्टोर करके फिर हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ करने में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमिशन होगा, फिर एक साइकिल सा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये साइकिल सा बनते जाएगा तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की आप देखते हो कि जब एक बार एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है तो वो काफ़ी सालों सालों तक रह जाता है। तो इससे क्या होगा कि सालों सालों तक नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग जो है कैप्चर कर पाएंगे। फ्लू गैसेस जो है ये तब प्रोवाइड होता है जब कोल, ऑयल, मिनरल गैस, नेचुरल गैस, वुड, एनी अदर फ्यूज़ जो है जब वो कंबस्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस में जब उसको कंबस्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तब एक पावर प्लांट, स्टीम जनरेटर्स जो है बॉयलर जनरेटिंग करते हैं और अदर लार्ज कंबशन डिवाइसेस जो है वो ये जनरेट करते हैं।
तब यहाँ पे आप देखो फ्लू गैसेस जो है वो जनरेट होता है। आप लोग अगर थर्मल पावर प्लांट जाकर देखे होगे किस तरीके से पावर जनरेशन होती है, तो उसमें एक फर्नेस होता है जिसमें कि कंबस्ट किया जाता है, उसके बाद ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो ये कैप्चर किया जाएगा कैसे, तो एक CCU टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट करेगा फ्यूल में। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग यहाँ पे फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो मीथेन हो या मिथेनॉल हो, रेफ्रिजरेंट हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, इस तरीके से जो कैप्चर्ड गैस होंगे ना, वो डायरेक्टली हम लोग इसको फायर एक्सटिंग्विशर में, जैसे आग लगता है तो उस समय जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फर्मा में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह में, फूड एंड बेवरेजेस जो इंडस्ट्रीज है उसमें यूज़ कर सकते हैं, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग ये कैप्चर्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, तो देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखते हैं और उसकी डिटेल्स समझ लेते हैं। जैसे केमिकल सॉल्वेंट है, फिजिकल सॉल्वेंट है, एड्जॉर्प्शंस है, एंड यहाँ पे क्रायोजेनिक सेपरेशन है। तो केमिकल सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये तब प्रिफर्ड किया जाएगा जब यहाँ पे गैस स्ट्रीम के साथ इसको हम लोग डील करेंगे। तो ये तीनों रही यहाँ पे टेक्नोलॉजी। अब समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी CCUS की। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे 2070 तक का ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो 50% तक हम लोग रिड्यूस करेंगे 2050 तक। तो इतनी बड़ी टारगेट जो हमने रखी है उसके लिए हमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमीटर हम लोग पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है। तो इसलिए हम लोग को एक हार्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़रूरी है जिससे कि हम लोग फास्ट तरीके से रिडक्शन कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो CCUS जो है एक की है जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएंगे और हम लोग अपने देश में ग्रोथ भी देख पाएंगे। और साथ ही एक सपना है कि क्लीन प्रोडक्ट और एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाना, तो वो कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे कि आज की डेट में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रही है वो आगे आने वाले जनरेशन्स को भी सारी नेचुरल रिसोर्सेज की जो फैसिलिटी है वो मिल सके। और इससे हम लोग आत्मनिर्भर जो इंडियन इकॉनमी है उसको ज़रूर लीड कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 750 MTPA जो कार्बन कैप्चर है वो 2050 तक हमें करना है। साथ ही सर्कुलर इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। आज की डेट में आप देखो कि हम लोग एक लीनियर इकॉनमी पे फोकस कर रहे हैं, चीज़ें जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है यूज़ होके ख़त्म हो जा रही है। इसे हम लोग को सर्कुलर बनाने की ज़रूरत है। जब हम लोग सर्कुलर कैसे बना पाएंगे, तो एक कार्बन कैप्चर करके, यूटिलाइज करके और स्टोरेज करके, जिसमें कि हम लोग का सर्कुलर इकॉनमी यहाँ पे हो पाएगा। हम लोग को ऑयल इंडस्ट्री को बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो पर्टिकुलरली आप देखो ऑयल इंडस्ट्री में ये यूज़फुल होगा। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि क्या कंसर्न एसोसिएटेड है, हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को तो इससे क्या क्या कंसर्न देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी हाई कॉस्टली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना होगा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में, फिर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग को पाइपलाइन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर जियोलॉजिकल जो स्टोरेज है इसकी वो भी बहुत हाई है। सेकेंड है कि ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कॉस्ट होता है, इससे पाइपलाइन जो है वो डैमेज भी कर सकता है। साथ ही लीक और एक्सप्लोजन की भी खतरा हो सकती है। अनसर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की कमी में देखें या स्टोरेज की साइड्स में कमी देखें, जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के मीन्स आप देखते हो कि लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और स्टोरेज साइट्स भी है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अगल बगल है। पब्लिक सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो नॉट इन माई बैक यार्ड, इट मीन्स कि पीपल जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे CCS वगैरह है तो इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी लेकर कंसर्न है। लैक ऑफ रेगुलेशन है, इट मीन्स कि ये जो हमारा CCUS प्रोजेक्ट है इसमें मल्टीपल कंपोनेंट वगैरह इन्वॉल्व है, जैसे कि साइट सेलेक्शन करना, जियोलॉजिकल असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें। इनसफिशिएंट जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। आप देखो कि जियोलॉजिकल सर्वे टेक्नोलॉजी की जो कमी है इसके कारण कंपनीज़ में आप देखो कि जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की कमी है। प्रोजेक्ट जैसे जैसे हम लोग आगे लेकर जाते हैं लेकिन इसमें जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उतनी होती नहीं है, तो ये सारी यहाँ पे एक कंसर्न है। अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें एक जियोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज एटलस वगैरह डेवलप करना होगा।
इट मीन्स कि हम लोग कैप्चर कैसे करेंगे, जब तक हमारे पास एक प्रॉपर एटलस नहीं होगा, पता नहीं होगा कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में है, तो हम लोग फिर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। टैक्स इंसेंटिव्स देना होगा। देखिए इस तरीके की हाई जो कॉस्टली यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में ये हम लोग प्रमोट कर पाएंगे टैक्स और कैश क्रेडिट के ही थ्रू। साथ ही इन्वायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस पे भी ध्यान देना है। हम लोग कम्युनिटीज़ और जॉब पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जो कि मेनली आप देखो कि आज की डेट में अफेक्ट हो गया है क्लाइमेट चेंज के कारण। लो कार्बन प्रोडक्ट वगैरह भी हैं। अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट देखें लो कार्बन प्रोडक्ट का, जो कि CCUS इक्विप प्लांट से है, तो इसको भी इंकरेज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करें। रिस्क मिटिगेशन करना है। देखिए इस टेक्नोलॉजी से जो भी रिस्क निकल कर आ रहा है उसे हम लोग को मिटिगेट करने के लिए भी पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको टैकल कर सके। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है, जो कमर्शियली प्रूवन यहाँ पे CCUS टेक्नोलॉजीज़ है, इसको भी हम लोग को ट्रांसफ़र करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जो पाइपलाइन के थ्रू हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको भी हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे डिज़ाइन कर सके। और अवेयरनेस की यहाँ पे ज़रूरत है। सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कैसे करना है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या है, और यहाँ पे एक बेटर तरीके से रेगुलेशंस वगैरह डेवलप करना है, जिससे कि जो पब्लिक है उनको अवेयरनेस मिल सके और उनको पता चल सके। फाइन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, और वो भी डिकार्बनाइजेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लो कार्बन टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली ये एक टर्म है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को दिया गया है जो कि लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लो कार्बन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजी है, कार्बन फ्री टेक्नोलॉजी है, कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी है, कार्बन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, और रिसोर्स सेविंग और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी भी है। अब हम लोग को ये लो कार्बन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग को नेट ज़ीरो इमिशंस जो है वो 2070 तक अचीव करना है। हम लोग को ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस जो है उसे रिड्यूस करना है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करना है, प्रोडक्टिव एनर्जी यूज़ को इन्हेंस करना है, ताकि जॉब वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह को क्रिएट करना है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लो कार्बन टेक्नोलॉजी का देखें तो इसमें है कि कैसे यूटिलाइजेशन रेशियो को इंक्रीज़ करना है जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। ये रिलेटेड न्यूज़ है, इसको भी ध्यान देना है। लेकिन हमारे देश में आप देखो इस इनिशिएटिव को, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहले आप देखो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमारे यहाँ 2 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया गया। एक IIT बॉम्बे में है और एक बेंगलोर में है। साथ ही मिशन इनोवेशन चैलेंजेस है, वो भी CCUS में। इसका एम है कि नियर ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो है उसको यहाँ पे पावर प्लांट से और कार्बन इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उससे यहाँ पे अचीव करना है। साथ ही CCS जो टेक्नोलॉजीज है उसको भी अचीव करना है या एक्सेलरेट करना है। इसका यहाँ पे मेन एम है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है, इनोवेशन वगैरह को फैसिलिटेट करना है, जिससे क्या हो पाएगा सेफ़ और कॉस्ट इफेक्टिव जो ये टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार बात कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी कई बार ये लेसन इस टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स जो है लेकर आए हैं। सो दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार UPSC प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस निकल कर ज़रूर आएंगे। तो गाइज़ आपको ये जो भी ये टॉपिक है CCUS, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ओके। क्योंकि इस आर्टिकल में आपको सारी बातें बता दी गई है कि क्यों इसकी ज़रूरत है, कैसे इससे क्या क्या कंसर्न एसोसिएटेड है, वे फॉरवर्ड बता दिया गया, और हमारे देश में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। फाइन। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनियन मिनिस्टर जो जल शक्ति के हैं उनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है इसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सिनेरियो हम लोग अपने देश में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि स्टेटस ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि कितना सेफ जोन है तो ये है 67%। फिर सलाइन 2% है, ओवर एक्सप्लॉयटेड ये है 14%, क्रिटिकल 4%, सेमी क्रिटिकल 12%। स्टेट जिसमें कि हाईएस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है, ये अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहा है, क्योंकि पंजाब में खेती होती है और खेती भी आप देखो कि राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो राइस की जहाँ पे भी खेती आपको पैदावार दिखेगा वहाँ पे वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं। वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है तो बेसिकली वहाँ पर आप देखो कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पानी की कमी है तो ग्राउंड वाटर से ही लोग जो है एक्सट्रैक्ट करके पीते हैं। साथ ही साथ फिर हरियाणा है, एंड देन दिल्ली है। फाइन।
सेफ़ कहने का मतलब यहाँ पे जो देखा गया है, ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है ये लेस देन 70% है। सेमी क्रिटिकल कहने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो 70 to 90% हो रहा है। क्रिटिकल कहने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो 90 to 100% हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेड कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस जो है वो जितना एक साल में रेप्लेनिश होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। स्लाइंग कहने का मतलब है कि मेजर पार्ट जो कि ग्राउंड वाटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इंटायर कंट्री का है वो असिस्ट किया गया है 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर का। अगर हम लोग स्टेज देखें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का इंडिया में तो ये करेंटली 60% है। ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम लोग रेनफॉल रिचार्ज का देखें हमारे देश में तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो 61% है और शेयर जो रिचार्ज का है अदर रिसोर्सेज से ये यहाँ पे 39% है। ओवरऑल अगर आप डिक्रीज देखो नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है। इट मीन्स कि 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से देखा जा रहा है तो हाँ जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना वो भी ग्राउंड वाटर का, तो ये थोड़ा बहुत कम हुआ है। अब देखते हैं कि अगर हम लोग एक्सेस यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे क्या चैलेंजेस होगी, क्या परेशानियाँ निकल कर आएगी। तो ऑब्वियस है सबसे पहले वाटर टेबल यहाँ पे लो हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे वाटर टेबल कम होगा वैसे वैसे पानी जो है वो यहाँ पे फर्दर पम्प्ड होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पम्प किया जाएगा सरफेस तक लाने के लिए। इससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एक्सट्रीम केसेस में आप देख सकते हो कि वेल वगैरह को भी हम लोग यहाँ पे जो है जैसे कि कॉस्ट प्रोहिबिटिव है तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। सरफेस वाटर अगर सप्लाई देखें तो ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है ये कनेक्टेड है। जब ग्राउंड वाटर यहाँ पे ओवर यूज्ड हो जाता है तो लेक्स है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, ये ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड होता है। तो ये भी आप देखो कि हाईली यहाँ पे जो है सप्लाई डिमिनिश्ड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे भी पानी की कमी हो जाती है। लैंड सब्सिडेंस अगर देखें तो लैंड सब्सिडेंस तब होता है जब यहाँ पे आपका सपोर्ट यानी कि ग्राउंड के बिलो अगर सपोर्ट देखें वो कम होने लगता है। तो ये कब होता है, जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही आप लोग देखो मेनली हम लोग ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर लेते हैं। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस होने लगता है। वाटर क्वालिटी कंसर्न है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पानी को अगर पंप करेंगे तो इससे सॉल्ट वाटर होगा, यानी कि नमकीन हो जाएंगी वाटर जो नीचे वाली रहती है, तो उसको हम लोग ऊपर लेकर आएंगे। इससे क्या होगा कि सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन हो जाएगा वाटर सप्लाई में। तो ये सब यहाँ पे चैलेंजेस है। लेकिन वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें वाटर बैलेंस स्टडीज़ करनी होगी। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझना होगा। जैसे आप देखो कि रेनफॉल होती है, रेनफॉल से सरफेस वाटर में पानी आ जाते हैं, सॉइल मॉइस्चर होता है, एवो ट्रांसपरेशंस है। तो ये सारे एक साइकिल है जो कि यहाँ पे आप देखो कि होता है। तो इसे हम लोग को समझने की ज़रूरत है। हमें एक्वाफायर जो स्ट्रीम इंट्रैक्शन है उसको स्टडीज़ करना होगा, जिससे कि हम लोग समझ पाएंगे कि ग्राउंड वाटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना स्ट्रीम वगैरह में ये कितना ज़रूरी है। साथ ही ग्राउंड वाटर मॉडलिंग भी करना होगा प्रेडिक्टिव यहाँ पे सिस्टम के साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि वाटर एफिशिएंट इरिगेशन जो सिस्टम है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, जिससे कि जो वाटर एक्सेसिव क्रॉप वगैरह है उसको अवॉइड करना होगा। ट्रीटमेंट वेस्ट जो वाटर है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज़ करने की ज़रूरत है इरिगेशन में। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग को अडॉप्ट करना होगा। असेसमेंट विथ मैनेजमेंट है, इट मीन्स कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन जो है इसकी इवैल्यूएशन की जानी चाहिए और किस तरीके से ग्राउंड वाटर में कंसिक्वेंट चेंजेस है उसको एनालाइज करना होगा। सरफेस वाटर बॉडी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जितने भी यहाँ पे आप देखो पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो इन सब में रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत है। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूज़ है, यानी कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट है, ये आपका WMO। सबसे पहले कोई भी रिपोर्ट है तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको रिलीज़ की जा रही है। इसका एम है कि जो ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसे मॉनिटर करना और मैनेजमेंट करना। इस रिपोर्ट में देखा जाता है स्ट्रीम फ्लो, इट मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है रिवर चैनल में वो कितना है एट ए गिवन टाइम। साथ ही टेरेस्ट्रियल यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, इट मीन्स कि सारे वाटर जो कि लैंड सरफेस में क्रायोस्फीयर फ्रोजन वाटर है, फाइन। तो ये सारे रिपोर्ट्स में ये देखा जाता है। तो क्या फाइंडिंग हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3.6 बिलियन पीपल जो है आज की डेट में इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी उन्हें मिल नहीं रहा। साथ ही अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन वाटर की भी रिपोर्ट है कि 74% जो सारे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जो है वो वाटर रिलेटेड ही है।
जैसे आप साइक्लोन देखते हो, वोल्केनो इरप्शंस वगैरह भी देखते हो, तो ये सब भी वाटर वाले एरिया में होता है। साथ ही पिक वाटर यानी कि एनुअल जो ग्लेशियर का भी जो रन ऑफ हो रहा है, टिपिकली इससे भी देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कि जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रही है, उससे आप देखो फ्लड लाइक सिचुएशंस जो है वो यहाँ पे आपका सिटी वाले एरिया में हो रहा है। कुछ जो आइलैंड है वो सबमर्ज्ड हो रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है। फाइन। इसके अलावा हम लोग देखें कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, तो ये बोर्ड का काम ही है कि यहाँ पे मॉनिटर करते रहना, इम्प्लीमेंट करना जो नेशनल पॉलिसीज़ है। अटल भूजल योजना है, इसका एम है कि एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना, जो भी यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह के द्वारा लीड किया जाता है कि कैसे हम लोग जो न्यू सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स है उसको कैसे कन्वर्जेंस के साथ लेकर चले। मनरेगा है जो वाटर कंजर्वेशन मेजर्स है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन मेजर्स जो है मनरेगा में इसका भी एक पार्ट है। साथ ही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इसको बनाया गया है इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके साथ इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिससे कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप कर सके और मैनेज कर सके। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इरिगेशन में करें, सिंचाई वाले एरिया में करें, ठीक है। साथ ही आप देखो जल शक्ति अभियान, तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया, जिसमें कहाँ पे कितना, तो 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर कंडीशन जो है इन सारे एरिया में वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। ओके, इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ओवर एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। सबसे पहले अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन तो हो रहा है बट ये अनरेगुलेटेड, इट मीन्स कि जिसको जितना मन कर रहा है, जहाँ पे भी मन कर रहा है वो पानी का निकासी कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखें तो ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिससे कि लॉन्ग स्पेल यानी कि फ्लड और ड्रॉट लाइक कंडीशंस अराइज हो रही है। साथ ही एक्सेसिव इरीगेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ग्रीन रिवोल्यूशन से और ग्राउंड वाटर यूज़ जो है वो इंडिया में एक्सप्लोर भी हो चुका है 1970 से। और पुअर नॉलेज है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की भी, अगर हम लोग बात देखें तो इतनी अच्छी नॉलेज भी यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि एकजुट करके अगर हम लोग देखें तो यही एक आज के डेट में एक कारण बन चुका है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए कॉज ऑफ कंसर्न है, इसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन आएगा जब हम लोग को पानी भी ख़रीद के पीना होगा। आज के डेट में हर एक कुछ हम लोग ख़रीद के पीते हैं बट पानी है एटलीस्ट कि हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा ख़रीद के नहीं पीते हैं। ओके, लेकिन एक दिन आएगा अगर यही हरकत रहा तो इसलिए हमें क्या करना होगा, समझना होगा चीज़ों को, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप देख रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज से ये सारी चीज़ें डैमेज हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही कारण। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि सबसे बुरी चीज़ जो आप अपने लोकल एरिया में देखो कि जो वाटर टैंक होते हैं, पानी की टंकी वो भर जाती है, उसके बाद भी जो है पानी आप देखो कि वो फ्लो होते रहता है। तो एक वाटर टैंक अलार्म आता है, उसे हर कोई अपने घर में लगा सकते हैं। जब पानी की टंकी भर जाती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी का मिसयूज़ होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पानी को सबसे ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है कि जितना पानी का इस्तेमाल हो उतना ही पानी यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोग इरीगेशन में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने कई ज़्यादा योजना लेकर आए हैं, तो उसको हम लोग को फोकस करना होगा। साथ ही हम लोग राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि एक तो पानी का यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मीथेन इमिशन है वो भी राइस कल्टीवेशन से हो रहा है। तो क्यों हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ अच्छी हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ राइस की जो है कभी कमी नहीं होती, शॉर्टेज नहीं होती, स्कार्सिटीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी चीज़ों को तो डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारी तरीके से हम लोग को सोचना होगा जिससे कि हम लोग इस पर काबू कर सकें। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। तो आज के लिए ये 2 टॉपिक एनफ है, कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ डेली बेसिस पे विजन आइज की मंथली मैगजीन को डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।